जैसा कि हम पिछले लेक्चर में दो प्रकार के बजट का डिस्कशन कर चुके हैं, घाटे का बजट और संतुलित बजट। स्टूडेंट्स, आज में एक तीसरे बजट जिसे हम आधिक्य का बजट या सरप्लस बजट बोलते हैं, आधिक्य का और सरप्लस बजट के बारे में आपसे चर्चा करें। व्हाट डू मीन बाय सरप्लस बजट? सरकार ऐसा बजट क्यों बनाती है, यानी इसका मीनिंग, अर्थ क्या है? आखिर सरकार इस प्रकार के बजट क्यों बनाती है और इनका इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या है? हमारा 3 बिंदुओं पे चर्चा होगी ताकि आप इस बजट के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर सकें और आप अपने अपने अनुसार जनरल स्टडी, सिविल सर्विस, पीसीएस, साथ साथ जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो उनकी बोर्ड की परीक्षाएं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और हम जैसा पहले कह चुके हैं इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा लेक्चर अलग से डिस्कशन होगा, उस पर काम होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इस पर बात करें। सरप्लस का बजट का मतलब होता है जब सरकार के खर्चे उसकी आय की तुलना में कम हो, यानी जो सरकार की आय होगी वो ज्यादा होगी और व्यय कम होंगे, ऐसी स्थिति को हम आधिक्य का बजट कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसकी चर्चा बाद में होगी। पहले आप ये जानिए कि सरकार ऐसे बजट क्यों बनाती है। ये तो समझ में आ गया कि यदि सरकार के व्यय आय की तुलना में कम है, ऐसे बजट को हम आधिक्य का बजट कहते हैं। समझ रहे हो बच्चे? किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ ना आए तो वो अपना चैट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, मैं समझूंगा और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आइए मुद्दे पे। अगर व्यय कम है आय की तुलना में, ऐसा आधिक्य बजट सरकार अनेक कारणों से बना सकती है। प्रथम, अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीति बहुत अधिक हो, जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। कई कैटेगरी होती है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए स्फीति का मतलब क्या है। कीमतों में होने वाली सतत वृद्धि, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, यदि कीमतों में सतत वृद्धि हो रही है, परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन। ऐसी स्थिति को, और ये इन्फ्लेशन कई प्रकार का हो सकता है, जिसे हम क्रीपिंग, जबकि मुद्रास्फीति की दर 0 से 3% के बीच हो, वॉकिंग यानी चलती हुई, जब मुद्रास्फीति 3 से 6% के बीच। और आपको ये पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वहनीय सीमा है, टॉलरेंस लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन डिफाइंड बिटवीन 2 to 6%, यानी 2 से 6% के बीच में अगर स्फीति की दर है, वो टॉलरेंस लिमिट है, वो हमारे की सहनीय सीमा है। और मैंने कहा यदि इन्फ्लेशन बहुत अधिक हो, कब? जो तीसरी कैटेगरी है रनिंग, यानी जब स्फीति की दर 6 से 10% के बीच, और ये गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, अतिस्फीति कब? जबकि प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति के 10% से ज्यादा। ऐसी स्थिति को हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी ऐसा इन्फ्लेशन की स्थिति में सरकार कौन सी पॉलिसी अपनाती है? आधिक्य के बजट की नीति अपनाती है। और आधिक्य के बजट में सरकार करती क्या है? आपको ये समझ में आ गया कि कोई सरकार क्यों आधिक्य का बजट बनाती है और करती क्या है। उसके लिए करों को तो बढ़ाएगी, खर्चों को घटाएगी। जब लोगों पे खर्चे
कर लगेंगे तो उनके व्यय कम होने लगेंगे, उपभोग व्यय घटने लगेगा। इसी तरह से सरकारी व्यय, विभिन्न प्रकार जो सरकार व्यय करती है, अगर उनमें कटौती करती है तो लोगों के हाथ में आय का प्रवाह कम हो जाता है, उनकी मांग घटती है। यानी दोनों की दोनों प्रक्रियाएं समग्र मांग को घटाकर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाती है। अल्टीमेट टारगेट क्या है, जैसा कि मैंने कल भी चर्चा करी थी, अर्थव्यवस्था में प्राइस में, कीमतों में स्थिरता लाना और समृद्धि को सतत दर से प्राप्त करना, है ना। कई बार अतिस्फीति की स्थिति में इस प्रकार की नीति, जिसे आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, और वो उसके प्रभाव जो मैंने अभी आपसे बात कहा, अतिस्फीति को रोककर एक स्थिरता लाकर संतुलित विकास के मार्ग पर अग्रसर करना इस बजट नीति का मूल उद्देश्य भी है और इसी से वो प्राप्त भी करती है। कैसे, जरा इस डायग्राम से आप समझेंगे कि यदि इकोनॉमी के अंदर ये हमारी समग्र पूर्ति, ये समग्र मांग है जिसका निर्माण उपभोग और निवेश मांग से, अर्थव्यवस्था में ई बिंदु पर संतुलन में, आय, रोजगार, उत्पादन का स्तर ओवाई है और कीमत सपोर्ट ओपी है, सामान्य कीमत स्तर। यदि सरकार अपने व्यय घटाती और जो आय बढ़ाई, दोनों चीजें हम बात करें, अगर सरकार ने व्यय बढ़ाया पहले तो आप देखेंगे ये समग्र मांग हमारी यहां तक पहुंची। जैसे ही सरकार ने व्यय बढ़ाया, इतना सपोज करिए सरकार ने खर्चों में वृद्धि कर दी, जो मैंने ई से दिखाया है, कितना खर्चा कर दिया, इस एरो के बराबर सरकार ने अपने व्यय बढ़ा दिए और अर्थव्यवस्था का संतुलन ई बिंदु से उठकर ई डैश पे चला गया। आय और रोजगार के स्तर में इतनी अतिरिक्त वृद्धि होगी जिसने अर्थव्यवस्था में कीमतें जो पहले ओपी के स्तर पर थी तेजी से बढ़ाकर ओपी डैश, और स्थिति में कीमतों में लगातार 10% से भी अधिक तेजी से वृद्धि होने लगी। अब सरकार क्या करेगी, अपनी आय बढ़ाएगी, ज्यादा कर लगाएगी, खर्चे कम करेंगी। परिणाम ये होगा कि समग्र मांग वहां से घटकर एडी डबल डैश पर आ जाएगी। ये जो कितना परिवर्तन हुआ, यानी अगर मैं यहाँ पे ए बिंदु ले लूं और ये बी, ए बिंदु से मांग का बी बिंदु तक आना, खर्चों में कटौती करना और आय को बढ़ाना, यानी सरप्लस के बजट बढ़ाने के नीति के कारण हुआ। और परिणाम ये होगा कि अंततः अर्थव्यवस्था ई डबल डैश पर, आय के ओ वाई डबल डैश स्तर पर और कीमतें घटकर ओपी डबल डैश हो जाएंगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था एक संतुलित विकास के पथ पर अग्रसर होगी। ये इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में हुआ। इस प्रकार के बजट तभी बनाए जाते हैं और सतर्कता से बनाए जाते हैं जबकि अर्थव्यवस्था महास्फीति की स्थिति में हो, ताकि अर्थव्यवस्था में पुनः संतुलन स्थापित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। जैसा कि 1993 में मैक्सिको की इकोनॉमी 2001-2-3 में जाके आप देखोगे तो ये आपकी रशिया की इकोनॉमी में भी इस तरह की प्रॉब्लम आई। आपकी जो दहाड़ता 40 वाली अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, हांगकांग, है ना, उन अर्थव्यवस्था में, कोरिया, उन अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह की समस्याएं देखने को मिली। लेकिन वहां की सरकारों ने इस प्रकार की बजट नीति को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलन के मार्ग पर ले आए। आज के विचार में केवल इतना ही। बच्चों, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हम लोगों का ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, उसमें लाइक भी करते रहिए। आपको दिखाई देगा कि अर्थशास्त्र में आपकी मजबूत जड़ें बन रही हैं। लगातार उन विषयों को जो आपको कभी समझ में नहीं आए, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उन प्रश्नों का सरलता से विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा, ताकि आपका जो ज्ञान है आर्थिक जगत में वो विस्तृत हो और जो न्यूज़पेपर में घटनाएं आती हैं उन्हें आप ढंग से समझ सकें। और आप फ्यूचर में जो हमारे नए इनकमिंग बच्चे हैं जिन्होंने 12th में ये सोच लिया है कि उन्हें आईएएस, पीसीएस या सरकारी सेवाओं में आना है, उन लोगों को बोर्ड की परीक्षाओं में भी बेहतर अंक प्राप्त करने हैं, विशेष रूप से हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। धन्यवाद। कल हम इससे फिर बात करेंगे।